क्या आप जानते हैं, एक हंसता खेलता परिवार जो अपने सपनों की जिंदगी जी रहा था। एक मेंबर नौकरी करता तो दूसरा घर संभालती। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, टीवी में कार्टून देखते हैं। बच्चों को कार्टून का शौक था और बड़ों को मूवीज और वेब सीरीज का। पर एक दिन घर में अजीब तरह का सन्नाटा पसर जाता है। सारी खुशियां हंसी के ठहाके दुख और विलाप में बदल गईं। पुलिस जब इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगी और जो सच सामने आया उस पर पहले तो इन्हें भी यकीन नहीं हुआ। परिवार के बाकी मेंबर्स को तो छोड़िए, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट भी इसको लेकर सोच में पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं जमशेदपुर के साहू फैमिली केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है झारखंड के ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के कदमा थाना क्षेत्र से। ये जगह जमशेदपुर के नेबरहुड में है। कदमा के तिस्टा रोड के पास यह मकान मौजूद है। क्वार्टर नंबर 97 एंड 99 दोनों एडजेसेंट में हैं और यहाँ पर एक परिवार रहता था, साहू परिवार। 4 लोगों की ये फैमिली थी। इसमें थे 42 साल के दीपक कुमार साहू उर्फ गोलू, इनकी पत्नी 36 साल की वीना देवी और 2 बेटियां थीं, 15 साल की दिव्या कुमारी और 10 साल की सानवी कुमारी। ये लोग मूल रूप से जमशेदपुर के परसूडीह के सोपोडेरा के रहने वाले थे। वहां पर दीपक का पुश्तैनी मकान था। वैसे ये टाटा स्टील कंपनी के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। कंपनी की तरफ से इन्हें कदमा में क्वार्टर मिला हुआ था, जहां पर फिलहाल ये परिवार रह रहा था। इनकी पत्नी वीना एक हाउसवाइफ थी और दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। वीना का मायका कदमा के शास्त्री नगर इलाके में था, जो कि क्वार्टर से करीब 2-2.5 किलोमीटर ही दूर है। घर करीब में होने की वजह से दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर पर अक्सर आना जाना लगा रहता। वैसे दीपक कुमार पहले आटा चक्की का काम करते थे, लेकिन फिर इनके इन-लॉज इनकी नौकरी टाटा कंपनी में लगवा देते हैं। थोड़ी ढंग की नौकरी लगने के बाद जब दीपक की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई तो इन्होंने और भी बिजनेस करने के बारे में सोचा। खासकर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हाथ आजमाना था, एक तरह से साइड बिजनेस। ये अपने एक बचपन के दोस्त और दूर के रिश्तेदार प्रभु जी नामक आदमी के साथ इस बिजनेस में उतरते हैं। ये कारोबार भी ठीक ठाक चलने लगा, पैसों की उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों बेटियां भी बड़ी हो रही थी तो उनके भविष्य के बारे में भी सोचना है। बीच में लॉकडाउन आ गया, जिसमें कई सारे बिजनेसेस या तो बंद हो गए या बंद होने की कगार पर पहुंच गए। दीपक के साइड बिजनेस पर भी इसका असर पड़ा, पर इनकी जो नौकरी थी वो ठीक ठाक से चल रही थी। अब समय आता है 12 अप्रैल 2021। आज के दिन 2 कहानियां इस केस के इर्द गिर्द घूमने वाली हैं, जो आगे चलकर मिलेंगी। दीपक की बेटियों को एक टीचर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करती थी, 21 साल की रिंकी घोष। उन दिनों चूंकि कोविड की वजह से बच्चों के स्कूल्स बंद थे और केवल ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, इस वजह से रिंकी भी दिन के समय में ही आती थी पढ़ाने के लिए, लगभग 11 बजे के आसपास। इनका घर राम जन्म नगर में था, जो कदमा में ही पड़ता है। ये अपनी व्हाइट कलर की हीरो स्कूटी से आया करती थी। ये हमेशा सुबह में 11 बजे के आसपास ट्यूशन पढ़ाने के लिए दीपक के घर पर जाती थी और 12-12:30 बजे तक घर लौट आती। ये अपना फोन लेकर नहीं जाती थी, क्योंकि इनके फोन से इनकी छोटी बहन ऑनलाइन क्लासेस करती। चूंकि क्वार्टर भी ज्यादा दूर नहीं था और 1-1.5 घंटे पढ़ाना है, ये 2018 से वहां पर पढ़ाने के लिए जा रही थी, तो अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। इन सब चीजों की वजह से कोई चिंता की बात नहीं थी, ये रोज का हो गया था। तो इस 12 अप्रैल को भी रिंकी समय से 11 बजे अपने घर से ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकल गई स्कूटी लेकर। धीरे धीरे 12 बजा, 12:30 बजा। इनके घर वाले लौटने का वेट कर रहे थे। अब 1 बज गया, लेकिन रिंकी लौटी नहीं। इनकी माताजी नीलिमा घोष को थोड़ी फिक्र होने लगी। जब 1:30 बजे भी रिंकी लौटती नहीं है तो इन्होंने दीपक की पत्नी वीना को कॉल किया। दीपक फोन रिसीव करते हैं। उन्होंने कहा कि आज तो इनकी पत्नी और दोनों बेटियां रांची चली गई हैं। रिंकी घर पर आई थी, मैंने उसको बता दिया तो तुरंत अपनी स्कूटी से यहाँ से चली गई। ये सुनकर माताजी की चिंता और भी बढ़ जाती है। इन्होंने अपने पति को यानी रिंकी के पिताजी को इसके बारे में बताया। अब ये लोग अपने रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों को कॉल करने लगे, पूछने लगे कि रिंकी आपके घर पर तो नहीं आई है। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो परिवार सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। वहां पर ऑफिसर ने कहा कि अगर आपकी बेटी शाम तक नहीं लौटती है तो उसके फोटोग्राफ्स और बाकी डिटेल्स लाकर दे दीजिएगा। ये केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर देंगे। इधर ये सब चल रहा था, उधर दीपक के जो बिजनेस पार्टनर और रिश्तेदार थे प्रभु जी, उनका एक भांजा था रोशन। रोशन की भी दीपक से अच्छी दोस्ती थी, उनके परिवार को भी अच्छे से जानते थे। रोशन ने 12 अप्रैल की दोपहर बाद 3:50 पर दीपक के साले साहब आनंद साहू की पत्नी जयश्री साहू को कॉल किया। इस समय रोशन अपनी पत्नी आराध्या, 1 साल की बेटी और अपने 12-13 साल के साले साहब अंकित पांडे के साथ टाटा मेन हॉस्पिटल में एडमिट थे। इनके यहाँ पर एडमिट होने की वजह भी काफी हैरान करने वाली है। रोशन ने दीपक के साले साहब की पत्नी को कॉल करके आरोप लगाया कि दीपक ने इनके साथ मारपीट की है। अंकित तो आईसीयू में भर्ती है, ये लोग भी मलहम पट्टी करा रहे हैं। ये सब सुनकर जयश्री ने अपने पति आनंद को बताया। इन्हें भी समझ नहीं आया कि जीजाजी ऐसा क्यों करेंगे।
अभी लोग भागे भागे रोशन से मिलने के लिए टीएमएच जाते हैं। वहां पर रोशन ने डिटेल में सारा किस्सा बताया। ये अपनी पत्नी, 1 साल की बच्ची और अपने साले साहब के साथ दीपक के घर पर लंच करने के लिए गए थे। 2 बजे का टाइम रहा होगा। ये अपनी स्विफ्ट कार से थे। कार में ही हमारी 1 साल की बेटी टॉयलेट कर देती है। सोचा कि दीपक मामा के घर पर चलकर वहीं साफ सफाई कर लेंगे, डायपर चेंज कर देंगे। जब ये घर पर पहुंचे तो दीपक ने इनका अच्छे से स्वागत किया, लिविंग रूम में सोफे पर बिठाया। पर रोशन और इनकी वाइफ आराध्या बेटी को लेकर वॉशरूम में चले गए उसकी साफ सफाई के लिए। रोशन बेटी को गोद में लिए हुए था और वाइफ उसको साफ कर रही थी। उधर लिविंग रूम में आराध्या का भाई अंकित बैठा था और फोन में गेम खेल रहा था। तभी दीपक सोफे के नीचे से हथौड़ा निकालता है और दीवार पर नेल फिक्स करने लगा। पर फिर तभी एक जोर से चीखने की आवाज आई। वो आवाज अंकित की थी। जब रोशन और उसकी वाइफ लिविंग रूम में गए तो देखा कि दीपक अंकित से मारपीट कर रहा है, हथौड़ा चला रहा है। फौरन रोशन ने बच्ची को अपनी पत्नी को दिया और दीपक को रोकने लगे। अंकित को काफी चोट लग चुकी थी। आराध्या जैसे तैसे अपने भाई को संभाल कर घर से बाहर निकलती है और मदद के लिए चिल्लाने लगी। इधर रोशन दीपक के साथ हथौड़े की छीना झपटी करते हुए किचन में चले गए। पड़ोस के रहने वाले आशीष मुखी नामक आदमी इनके अनुसार 2:30 बजे से 2:45 के बीच जब इन्होंने चीख सुनी तो बाहर निकले। देखा कि एक महिला गोद में बच्ची लिए 12-13 साल के बच्चे को लेकर बाहर आवाज दे रही है। उसको काफी चोट लगी थी। फौरन आशीष ने अपनी कार निकाली और अंकित को टीएमएच लेकर गए, टाटा मेन हॉस्पिटल। इधर रोशन भी दीपक से बचते बचाते बाहर निकला। दीपक भी बाहर आया। उसने कहा कि इसका अंकित से बिजनेस की बात को लेकर झगड़ा हो गया था, इसने गुस्से में ऐसा कर दिया है, इसको माफ कर दो। रोशन को भी कई जगह पर चोट आई थी। दीपक ने कहा कि जल्दी से इनको भी हॉस्पिटल लेकर चलो। फिर रोशन भी अपनी मलहम पट्टी कराने के लिए अपनी कार से वाइफ और बच्ची को लेकर निकल गए टीएमएच। इनके साले साहब की हालत नाजुक थी, उनको आईसीयू में एडमिट किया गया। रोशन की थोड़ी बहुत मलहम पट्टी हुई। जब माहौल शांत हुआ तो रोशन दीपक के साले साहब की पत्नी को कॉल करके बताते हैं। अब इन्होंने उनको क्यों कॉल किया? दरअसल इनका जो फोन था वो दीपक के घर पर किचन में गिर गया था। इन्होंने अपनी वाइफ के फोन से कॉल किया और वाइफ के फोन में दीपक के साले साहब की पत्नी का नंबर था। दीपक के जो साले साहब थे आनंद, उनका अपने जीजा जी के घर पर आना जाना लगा रहता था। रोशन भी यहाँ पर आते थे, इस वजह से इनकी भी उनसे पहचान हो गई थी। इनकी पत्नियां भी एक दूसरे को जानती थीं। रोशन के सारी चीजें बताने के बाद भी आनंद और इनकी वाइफ को यकीन नहीं हुआ कि दीपक ऐसा करेंगे। ये लोग दीपक के घर के लिए निकल जाते हैं। रोशन ने आनंद से कहा कि इनका फोन किचन में गिरा हुआ है, उसको अपने पास रख लेना और जब आना तो लेते आना। जब आनंद अपनी पत्नी के साथ जीजा जी के घर पर आते हैं तो देखा कि यहाँ ताला लगा हुआ है। इससे इनको चिंता होने लगी। अभी अपने भाई और बाकी परिजनों को इसके बारे में सूचना देते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि दीपक ऐसा करेंगे। ये भी लगा कि शायद गुस्से में किया हो। फिर जब एहसास हुआ तो माफी मांगते हैं। साले साहब ने इनको कॉल लगाया मगर इनका फोन स्विच ऑफ था। अभी पिछली रात यानी 11 अप्रैल की रात में उन्होंने पार्टी दी थी। कहा कि अब नवरात्रि शुरू होने वाला है, उससे पहले चलो नॉनवेज की पार्टी कर लेते हैं। 11 अप्रैल की रात में मटन बनाया गया था। आनंद भी वहां पर खाने के लिए गए थे। अच्छे से पार्टी होती है, हंसी मजाक हुआ, बातें हुई। उसके बाद देर रात में सभी लोग अपने अपने घर पर चले गए। अब जब इस करंट टाइम में घर पर ताला लगा हुआ देखा और जीजा जी का फोन बंद है तो भाई ने अपनी बहन वीना को कॉल लगाया, लेकिन उसका भी फोन पूरा रिंग होकर डिस्कनेक्ट हो गया। घर के बाकी नंबर्स पर कॉल करते हैं लेकिन भांजिया भी फोन नहीं उठा रही थी। आज के दिन वो लोग रांची जाने वाले थे 2 दिनों के लिए। वहां पर दीपक की बड़ी बहन रहती है और भी कई रिश्तेदार रहते हैं। घर के बाहर सारी चीजें चली रही थी कि आनंद का ध्यान जीजा और बहन से हटकर घर के अंदर गया। देखा कि घर के कमरों की लाइट्स चालू हैं, पंखे चल रहे हैं, यहाँ तक कि एसी भी ऑन है। ये सब देखकर भाई को हैरानी हुई। आनंद के भाई विनोद भी यहाँ पर पहुंच गए। एक और चीज का डर था कि इस इलाके में काफी चोरियां होती हैं, कहीं यहाँ पर भी तो वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर चोर बदमाश ताला लगाकर भाग गए और लाइट वगैरह ऑन करके इसलिए छोड़ दिया ताकि सबको लगे कि अंदर लोग मौजूद हैं। अंदर पंखे और एसी चल रहे हैं, इसलिए घर के अंदर जाकर देखना जरूरी था। अब बाजार से ताला खोलने वाले कारीगर को बुलाया गया। वो ताला खोलने की कोशिश शुरू करते हैं। इस समय शाम के 4-4:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। उधर रिंकी गायब है, उसके घर वाले परेशान हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। वो लोग फिर से इसी समय दीपक के घर पर पहुंच गए जब वीना के भाई यहाँ पर ताला खुलवा रहे थे। रिंकी के परिवार ने वीना के परिवार से बात की। उनको सारी चीजें बताते हैं कि यहाँ पर इनकी बेटी पढ़ाने के लिए आई थी लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी है, उसका कुछ अता पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई। आधे घंटों की मशक्कत के बाद ताला खुलता है। वीना के भाई और बाकी कुछ परिजन अंदर गए। जब ये किचन में गए तो वहां फर्श पर लाल लाल पदार्थ देखा। ये मकान नंबर 97 था। ये किचन के पास के लिविंग रूम और बेडरूम को भी देखते हैं। फिर बगल वाले मकान नंबर 97 का ताला खुलवाया गया। यहाँ पर एक कमरे में बेड पर दोनों बेटियां पड़ी हुई थीं और दूसरे कमरे में वीना थी। हर तरफ लाल पदार्थ भी बिखरे हुए थे। देखते ही ये लोग समझ गए कि क्या हुआ है। फौरन भाई शोर मचाते हुए बाहर निकले। आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठा होने लगी।
इन सब चीजों से रिंकी के घर वाले और भी परेशान हो गए। ये घर में अपनी बेटी को ढूंढने लगे पर वो मिल नहीं रही थी, आखिर कहाँ चली गई। जब ये लोग वापस लौट रहे थे तभी देखा कि किचन के करीब रिंकी का एक सैंडल पड़ा हुआ है। बच्चियों के रूम में रिंकी की स्कूटी भी खड़ी थी। इससे लगा कि वो जरूर इसी घर में है। पुलिस को कॉल किया गया। कदमा थाने के एसएचओ अपनी टीम लेकर 10 मिनटों में ही यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इनके पहुंचने से पहले जब लोग रिंकी की तलाश कर रहे थे घर में, तभी वीना के भाई ने किचन के पास वाले बेडरूम में बेड देखा जिसका गद्दा एक साइड से उठा हुआ था और चादर जमीन पर पड़ी थी। ये एक बेड बॉक्स था। रिंकी यहीं पर पाई जाती है। उनके हाथ पर और चेहरे पर सेलो टेप लपेटा हुआ था और इन्होंने आधे कपड़े पहने हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंचती है। घर को सील किया गया और छानबीन शुरू कर दी। अपने सीनियर को इन्फॉर्म करते हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। सारी जगह के फोटोग्राफ्स भी लिए जाने लगे। घर में एक शराब की बोतल मिलती है। इसके अलावा 4 मोबाइल फोन्स थे जिसमें से 3 ठीक थे और एक फोन टूटा हुआ था। इसमें से एक फोन रोशन का था और बाकी घर वालों का। पुलिस वीना के परिजनों से सबका पहचान कराती है और साथ में घर का तलाशी भी कराया कि कोई कीमती चीज गायब तो नहीं है। पता चला कि घर से पैसे और गहने गायब हैं। दीपक भी यहाँ पर नहीं थे। इनकी बाइक भी गायब है। पुलिस ने घर वालों से पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत से ही पुलिस का शक दीपक कुमार पर ही जाने लगा था। वीना का परिवार बताता है कि 12 अप्रैल की सुबह में 10 बजे दीपक यहाँ पर इनके घर आए थे, यानी वीना के मायके शास्त्री नगर। कुछ महीने पहले वीना ने अपने सारे गहने मायके में रखवा दिए थे क्योंकि इनके क्वार्टर के आसपास काफी चोरियां हो रही थी। सुबह में 10 बजे दीपक घर आए। ये काफी खुश दिख रहे थे। इन्होंने अपने साले साहब और बाकी परिवार से बात की। उनको बताया कि कल एक जमीन की रजिस्ट्री करवाने वाले हैं। उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है तो उन्हें पत्नी के गहने चाहिए। उसको ये बैंक में रखकर पैसे लेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि इनकी वाइफ और दोनों बेटियां घूमने के लिए रांची जाने वाली हैं। 2 दिन का वेकेशन है। वीना के दूसरे भाई विनोद कहते हैं कि इन्होंने दीपक को सावधान किया कि सोच समझ कर डील करना, कहीं धोखा ना हो जाए। इस पर दीपक ने कहा कि आप भी कल 11 बजे साथ चलना रजिस्ट्री ऑफिस। 12 अप्रैल की शाम से ये खबर मीडिया में चलने लगी और आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। हर कोई हैरान था। पुलिस ने दीपक का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगा दिया। उसकी लोकेशन देखी जाने लगी। दीपक की आखिरी लोकेशन मिलती है बिष्टुपुर की, जो कि कदमा से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है। वहीं पर जाकर इसका फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस की एक टीम रोशन से पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल जाती है। इसने बताया कि जब ये अपनी कार से हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था तो दीपक ने इससे कहा कि तुम चलो, मैं पीछे पीछे बाइक से आता हूँ। वो एक स्काई बैग को अपने कंधे पर लेकर अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक से हमारा पीछा करने लगा, लेकिन रास्ते में वो आंखों से ओझल हो जाता है। शायद उसने रास्ता बदल दिया। दीपक अपनी पत्नी के लाखों के गहने और घर से हजारों रुपए कैश लेकर गया था। 12 अप्रैल की रात से ही दीपक को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जमशेदपुर एसपी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दिया। मौके पर एसपी डीवाईएसपी आकर निरीक्षण करते हैं। फॉरेंसिक टीम ने घर से कई सारे सैंपल्स इकट्ठा किए। हथौड़ा भी बरामद हो गया। अलग अलग जगह से फिंगरप्रिंट जुटाए गए। जहां पर इनकी पाई गई थी उस कमरे में एक दवाई की खाली पैकेजिंग मिली। तौलिए और बाकी कपड़े भी वहां पर पड़े हुए थे। उन पर सीमन के अंश मिलते हैं। सारी चीजें जुटाने के बाद चारों को जमशेदपुर के एमजीएम हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर पोस्टमार्टम होना था। अब आते हैं अगले दिन 13 अप्रैल को। अलग अलग डॉक्टर्स इनकी जांच करते हैं। आज के दिन दीपक के साले साहब आनंद कुमार कदमा थाने में केस दर्ज करवाते हैं। इसमें आईपीसी की धाराएं 302, 307, 326, 379 और 201 दर्ज होती हैं। जब इस घटना की खबरें चल रही थीं तो इसको देखकर एक ज्वेलर पुलिस के पास जाते हैं। उन्होंने बताया कि कदमा मार्केट में आरके ज्वेलर्स के नाम से इनकी दुकान है। दीपक कुमार इनके कस्टमर हैं। उनके घर की ज्वेलरी इनके पास से ही जाती है। उन्होंने 12 अप्रैल की सुबह में कॉल किया और पूछा कि दुकान कब खुलेगी। इन्हें कुछ गहने बेचने हैं, पैसों की जरूरत है। ज्वेलर जवाब देते हैं 10 बजे। इसके बाद 10:10, 10:15 के बीच दीपक एक बैग में गहने लेकर इनके पास आए। उनके पास 109 ग्राम सामान था। पिट्ठू बैग में लेकर आए थे। उन गहनों की कीमत लगाई गई 4,46,900 रुपए। सुनार ने चेक इशू करने के लिए बोला क्योंकि कैश नहीं थे, लेकिन दीपक कहता है कि इसको कैश ही चाहिए, इसे जमीन की लेन देन में जरूरत है। सुनार कहते हैं कि पैसे इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, 1 बजे आकर ले जाना। इसके बाद दीपक गहने लेकर चले गए। वो आगे 2 बार और कॉल करके पूछते हैं कि पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं। दीपक के उस दिन की कॉल डिटेल में ये कंफर्म भी होता है कि इन्होंने 3 बार कॉल किया था सुनार को। फिर 3 बजे के आसपास दीपक फिर से बैग में गहने लेकर सुनार के पास पहुंचे। सुनार ने कहा कि केवल 3 लाख रुपए इकट्ठा हो पाए हैं। दीपक बोला कोई बात नहीं, बाकी बचे पैसे 1,46,900 रुपए मेरे भाई के अकाउंट में भेज देना। इसने अपने भाई का अकाउंट नंबर दिया जो कि HDFC बैंक का था। फिर ये 3 लाख रुपए लेकर बाइक से चला जाता है। आगे सुनार ने 69 ग्राम गोल्ड पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने कहा कि बचे हुए पैसे अकाउंट में मत भेजना जब तक ये इशारा न करें। पुलिस दीपक के परिवार पर भी सर्विलांस लगाती है। अगर भाई का अकाउंट दिया है तो उनसे कांटेक्ट भी होगा। दीपक किन किन लोगों से बात करते हैं, उनके हाल के समय की गतिविधियां किनसे मिलते जुलते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं।
ऐसे पुलिस कई पॉइंट्स को लेकर जांच आगे बढ़ाती है। हो सकता है कि उनका कोई प्रेम संबंध हो, वरना कोई क्यों अपने परिवार के साथ ऐसा करेगा। पत्नी का तो समझ में आता है, लेकिन बेटियों को क्यों, जबकि वो तो उनसे बहुत प्यार करता था। और उस ट्यूशन टीचर के साथ क्यों किया। दीपक पर वीना के परिजन 1 लाख रुपए का इनाम रखते हैं जो भी उसके बारे में सूचना दे। पुलिस भी इश्तिहार जारी करती है, उसे सोशल मीडिया, न्यूज मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट किया गया। जो भी इनको जानता है, देखा है, तुरंत सूचित करे। ट्यूशन टीचर के साथ रिश्ते की बात आई, लेकिन पुलिस को इसमें कुछ दम नहीं लगा। अगर ऐसा होता तो दीपक रिंकी के साथ जाता। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। वीना देवी और दोनों बेटियों पर कोई भारी भरकम चीज चलाए गए थे। उसके बाद तकिए का इस्तेमाल किया गया। वहीं टीचर के गले के आसपास निशान पाए जाते हैं। यह भी मिला कि टीचर के बाद दीपक ने टैबलेट खाकर इनके साथ गलत काम भी किया है। पोस्टमार्टम विभाग सबके विसरा सैंपल, नेल क्लिपिंग, बाकी अन्य चीजें सुरक्षित रख लेती है, अगर जरूरत पड़े तो आगे भी फॉरेंसिक जांच कर सकें। एसपी ने 4 टीम्स लगाई दीपक को ढूंढने में। इसके सभी परिवारजनों से पूछताछ किया जाने लगा। जमशेदपुर से लेकर रांची, बिलासपुर, जहां भी रिश्तेदार रहते थे, छापेमारी हो रही थी। दीपक के साले साहब आनंद के अनुसार इनकी बहन वीना की शादी दीपक से नवंबर 2004 में हुई थी। पति पत्नी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि दीपक ऐसा कुछ कर सकते हैं। रिश्ते ठीक ठाक चल रहे थे। पैसे रुपए को लेकर भी पति पत्नी में कोई विवाद नहीं था। पोस्टमार्टम के बाद चारों लोगों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार हुआ। अब हर किसी को इंतजार था दीपक के पकड़े जाने का। पुलिस की टीमें लगी हुई थीं। 16 अप्रैल की सुबह करीब 11 बजे दीपक के भाई मृत्युंजय पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। ये वही भाई हैं जिनके अकाउंट का नंबर दीपक ने सुनार को दिया था। भाई ने पुलिस को बताया कि अभी अभी इनके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट हुए हैं। अब पुलिस पता लगाती है। मिला कि ये पैसे धनबाद के हीरापुर वाले HDFC ब्रांच से भेजे गए हैं। फौरन जमशेदपुर एसपी धनबाद के एसपी से बात करते हैं। हीरापुर थाना प्रभारी को अलर्ट किया गया। बैंक वालों से पता चलता है कि दीपक यहाँ पर आया था और पैसे डिपॉजिट कराए थे। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, कुछ डॉक्यूमेंट भी है। पुलिस मैनेजर से बात करती है कि दोबारा आए तो सूचित करें। ये लोग इंतजार में बैठे हुए थे, लेकिन ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है। 2:30 बजे के आसपास दीपक फिर से उसी बैंक में आया और भी पैसे डिपॉजिट करने के लिए। तभी ये पुलिस की हिरासत में आ जाता है। 16 अप्रैल की रात को ही जमशेदपुर पुलिस इसे कदमा लाती है और रात भर इससे पूछताछ हुआ। इसने कहा कि इसकी कोई गलती नहीं है, सब कुछ रोशन ने किया है और झूठी कहानी सुनाकर फंसा रहा है। पुलिस को दीपक के पास से 97,000 रुपीज कैश, पैन कार्ड, 3 ATM कार्ड, जो पैसे इसने ट्रांसफर किए थे उसकी रसीद, पूरी और धनबाद के होटल्स में रुकने का डॉक्यूमेंट, इसके पैंट से 3,940 रुपए कैश, एक रेडमी मोबाइल फोन, एक घड़ी, इसके बाइक की चाबी, सादा चेक, इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीजें बरामद हुई। दीपक धनबाद के सूर्या होटल के रूम नंबर 101 में रुका हुआ था। पुलिस ने इसके रूम की तलाशी ली, जहां से स्काई बैग मिला। इसी बैग में सारे सामान थे। यहाँ कदमा में थोड़ी सख्ती दिखाने पर दीपक स्वीकार कर लेता है कि उन सारी घटनाओं के पीछे इसका ही हाथ है। पुलिस इसको वारदात वाली जगह पर ले जाकर घटना का रिक्रिएशन कराती है। इस दौरान घर से इनको सेलो टेप बरामद हुआ, जो उसने रिंकी के हाथ पर बांधने में यूज किया था। चाकू मिला, जिसे डराकर बांधा था। घर में जो ताला लगाकर फरार हुआ था, उसकी चाबी इसने पास में एक झाड़ी में फेंक दी थी। वहां से चाबी लाकर पुलिस को देता है। 11 अप्रैल की रात में पार्टी के बाद मेहमान अपने अपने घर पर चले गए। लॉकडाउन में दीपक को वेब सीरीज देखने का शौक हो गया था। ये अक्सर बैठकर देखता था। इसने 2 वेब सीरीज के बारे में पुलिस को बताया, जिससे इंस्पिरेशन लिया था, लेकिन हम आपको उसका नाम नहीं बता सकते। 11 अप्रैल की रात को पार्टी के बाद ये एक वेब सीरीज देखता है। साथ में इसकी पत्नी भी देखती है, लेकिन फिर वो सोने चली गई। बच्चे भी सो गए। भोर में 4 बजे के आसपास इसकी पत्नी उठी। उसने बोतल में पानी भरा और फ्रिज में रख दिया। कुछ देर दीपक से बात करती है, इधर उधर की बातें। उसके बाद वो वापस से सो गई। अब सूर्योदय होता है। सुबह का 8 बजा। दीपक एक झोले से हथौड़ा बाहर निकालता है, जो उसने दरवाजे के पास छिपाए थे। फिर अपनी पत्नी के पास गया और चलाया। वो चिल्लाने लगी तो ये तकिए से रोकता है। कुछ देर में वो शांत पड़ गई। फिर एक एक कर अपनी बेटियों की भी कहानी समाप्त कर दी। 9 बज चुके थे। इसके बाद ये अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देता है। धुलता नहीं है, बस छिपाने के लिए। फिर नहाता है। उसके बाद भगवान से पूजा पाठ किया, माफी मांगा कि जो भी इसके द्वारा किया गया उसे माफ कीजिए, मजबूरी में करना पड़ा। 9:30 बजे इसने रोशन को कॉल किया, कहा कि लंच पर आ जाओ, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो मना करता है, लेकिन दीपक ने जोर देकर कहा कि आओ। रोशन ने जवाब दिया कि दोपहर तक ये ठीक हो जाए तो बताता है, 1 बजे तक कॉल कर देगा। अब 10 बजे दीपक अपने ससुराल गया, पत्नी के गहने लिए। घटना को अंजाम देकर इसको राज्य से भागना था, पैसों की जरूरत थी। फिर इस सुनार को कॉल करता है कि दुकान कब खुलेगी। उसके बाद इस सुनार की दुकान पर गया, क्योंकि वहां पर भी कैश नहीं थे। सुबह सुबह का टाइम था, तो ये घर वापस आ गया। गलती से अपने घर का गेट खुला छोड़ देता है। ये घर के अंदर गया और सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा कि रोशन कब घर पर लंच के लिए आए। इसके साथ साथ इसने अपने बिजनेस पार्टनर प्रभु जी को भी कॉल करके बोला कि शाम के 4 बजे मुझसे एक लोकेशन पर आकर मिलो, कुछ बात करनी है। असल में दीपक को रोशन और प्रभु जी को निपटाना था, उनको ठिकाने लगाना था।
11 बजे ट्यूशन टीचर घर आ गई, आवाज देने लगी। उनकी आवाज सुनकर दीपक घबरा जाता है और अपने बेडरूम में गया। वीना को ये चादर से ढकने लगा। क्योंकि गेट खुला हुआ था और अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया तो टीचर अंदर जाती हैं और सब कुछ देख लेती हैं। फिर दीपक चाकू से उनको डराता है कि चिल्लाना मत वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये उससे उनकी स्कूटी की चाबी मांगता है ताकि उससे रोशन के घर पर जाकर काम अंजाम दे सके, क्योंकि अब उसके लंच पर आने का वेट नहीं कर सकते थे। संभावना भी कम थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन टीचर ने अपनी स्कूटी की चाबी देने से इनकार कर दिया और चिल्लाने लगी, बाहर जाने लगी। फिर दीपक उनको काबू करता है, शांत कराता है, टेप से बांध दिया। वैसे उसकी पत्नी और दोनों बच्चे मकान नंबर 99 में थे और 97 के बेडरूम में ये टीचर को बिठाता है, जहां पर किचन और लिविंग रूम भी था। पर वो टीचर काफी विरोध जता रही थी, काबू करना मुश्किल था। फिर दीपक ने गले पर हाथ रखकर उनकी भी कहानी की। फिर इनको वाइफ के रूम में ले जाने वाला था ताकि कम से कम घर का एक पोर्शन खाली रहे जहां पर ये रोशन के साथ लंच कर सकता है। जब ले जा रहा था तब इसकी नीयत खराब हो गई और गलत काम किए। फिर इसी रूम में बेड बॉक्स में छिपा देता है। अब दोपहर के 1 बज गए। दीपक अपनी वाइफ के फोन से रोशन की वाइफ आराध्या को कॉल करता है, कहा कि रोशन को यहाँ पर भेज दो लंच के लिए। आराध्या ने कहा ठीक है। अब आराध्या भी सोचती है कि इसको भी जाना चाहिए। भाभी वीना से मिले काफी दिन हो चुके हैं। इनके घर पर 2 दिन पहले अंकित भी आया था अपनी बहन के यहाँ घूमने के लिए दिल्ली से। इसके बाद 2 बजे रोशन, आराध्या, गोद में 1 साल की बेटी, साले साहब अंकित कार से वहां पर पहुंचे। दीपक सबको देखकर हैरान हो गया। इसने तो बस रोशन को बुलाया था, अब सोचा कि इन सबको ही ठिकाने लगा देगा, लेकिन हो नहीं पाता है। आगे वो लोग हॉस्पिटल चले गए। ये मौका देकर अपनी बाइक से भाग गया। सुनार के यहाँ पर गहने देकर पैसे लिया। प्रभु जी से ये 4 बजे मिलने वाला था, उसको कैंसिल कर दिया। इसके बाद ये बाइक से राजगढ़ होते हुए चायबासा होते राउरकेला गया। 13 तारीख को इसकी बाइक यहीं पर पंचर हो जाती है। इसने गराज में उसको दे दिया ठीक करने के लिए। फिर यहीं से कैब बुक करके पूरी गया। यहाँ के एक होटल में रुकता है 13 और 14 अप्रैल को। फिर 14 अप्रैल की रात में 8:30 बजे कैब बुक करके सरायकेला होते हुए रांची गया। यहाँ पर 15 अप्रैल को अपना हुलिया चेंज करने के लिए शॉपिंग करता है, दूसरे कपड़े पहनता है। फिर रामगढ़ बोकारो होते हुए 16 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे धनबाद पहुंचा। यहाँ सूर्या होटल में कैब ड्राइवर की आईडी देकर रूम बुक करता है। फिर 11 बजे हीरापुर के HDFC बैंक गया, अपने भाई के अकाउंट में पैसे भेजना चाहता था। इसकी थोड़ी वहां पर अनबन हो जाती है, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए भेजने में कामयाब हुआ। फिर 97,000 रुपीज 2:30 बजे आकर भेजने वाला था। अब ये इतने सारे पैसे अपने भाई को क्यों भेज रहा था, इसकी वजह क्या रही होगी। इसने ऐसा काम किया कि पूरा झारखंड हिला हुआ था। इसकी बदनामी हो चुकी थी, अब इसको इस दुनिया में नहीं रहना है। इसके परिवार भी नहीं है तो किसके सहारे रहे। पर इससे पहले पुलिस ने इसको पकड़ लिया। अब इस सारी घटना की वजह पुलिस को बताता है। इसकी प्रभु जी से बचपन से दोस्ती थी, उसका भांजा था रोशन, उससे भी दोस्ती थी। यहाँ तक कि रोशन के घर वाले इसकी शादी आराध्या से होने पर विरोध जता रहे थे। इसके चलते दीपक ने दोनों की शादी कराई, अपने घर में जगह दी। कई महीने तक ये लोग रहते हैं यहाँ पर, घर वालों को मनाया भी। इसके चलते रोशन दीपक के परिवार के काफी करीब था। दीपक ने सोचा कि इसका परिवार बड़ा हो रहा है, बच्चे बड़े स्कूल में जाएंगे, इसे कुछ और भी बिजनेस करना चाहिए। इसने अपने दोस्त प्रभु जी से बात की। बातचीत में निष्कर्ष निकलता है कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जाना चाहिए, पर दीपक के पास पैसे नहीं थे। प्रभु जी ने कहा तुम अपना पुश्तैनी मकान बेच दो और जो पैसे आएंगे उससे बिजनेस शुरू करो, आगे पैसे कमाकर वो घर वापस खरीद लेना। दीपक को आइडिया अच्छा लगता है। इसने अपना पुश्तैनी मकान 40 लाख रुपए में बेच दिया। वैसे इसके माता पिता दुनिया में नहीं थे, बहनों से बनती नहीं थी, बंटवारा भी करना पड़ सकता है, इसलिए फटाफट मकान बेचकर 40 लाख रुपए ले लिए। इसमें से 20 लाख रुपए खुद रखता है और 20 लाख अपने भाई को दे दिए। अब दीपक के पास 20 लाख रुपए थे। प्रभु जी ने कहा कि इसको पैसों की दिक्कत है तो मेरा ट्रक खरीद लो, दोनों साथ में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करेंगे। वैसे प्रभु जी टिस्को में रहता था। 17 लाख रुपए में डील फिक्स होती है। दीपक ने इसमें 7 लाख रुपए एक साथ दिए और बाकी पैसे किस्तों में देगा। ट्रक को इसके ही कंपनी में लगा दिया जहां से किराया मिलता। फिर बाद में दीपक उसको वहां से हटवा कर जोजोबेरा प्लांट में लगवा देता है। बाद में इसको पता चला कि उस ट्रक पर जिसे इसने प्रभु जी से खरीदा है उस पर 5 लाख रुपए का रोड टैक्स बकाया है। लॉकडाउन में बिजनेस ठप पड़ गया। इसके बाद किसी तरह दीपक रोशन की मदद से वो ट्रक खड़गपुर में लगवा देता है। विश्वास के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंट के दीपक ने रोशन को दिया था। रोशन ही ट्रक का खर्च देखता, वही संभाल रहा था, किराए के पैसे वसूलता। ये दीपक को कम पैसे देता था और खुद ज्यादा रखता। कहता कि लॉकडाउन की वजह से काम कम मिल रहा है। ऐसे करके इसने 5 लाख रुपए का गबन कर लिया, बेईमानी कर ली। दीपक को बहुत नुकसान हो रहे थे, कर्ज में फंसते जा रहा था। फिर इसको पछतावा होता है कि पुश्तैनी मकान नहीं बेचना चाहिए था। आराम से टाटा स्टील कंपनी में नौकरी चल रही थी, वही करता। प्रभु जी ने बहला फुसला कर घर बिकवा दिया अपना ट्रक बेचने के लिए, जिस पर 5 लाख रुपए रोड टैक्स भी था। उसका भांजा रोशन 5 लाख रुपए की बेईमानी कर लिया। ये सब चीजें दीपक के दिमाग में बैठ गईं। अब ये उन दोनों को छोड़ेगा नहीं, बदला लेगा, सबक सिखाएगा। पर अगर ये ऐसा करता है तो जेल चला जाएगा। फिर इसके परिवार का क्या होगा, वो सड़क पर आ जाएंगे, उनका पालन पोषण कैसे होगा, कर्ज देने वाले उन्हें परेशान करेंगे।
इसलिए प्रभु जी और रोशन को ठिकाने लगाने से पहले अपने परिवार का कुछ करना है। वेब सीरीज देखते हुए इसको आइडिया मिला। इसने सारी प्लानिंग की। 12 अप्रैल का दिन चुनता है। इसका प्लान पहले अपने परिवार को हटाना, फिर रोशन और प्रभु जी को हटाना था, लेकिन टीचर बिना किसी मतलब के बीच में आ गई और फंस गई। अगस्त 2021 में दीपक के खिलाफ कोर्ट में पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। इसमें आईपीसी की धाराएं 302, 201, 376, 326, 379 लगती है। दीपक ने कोर्ट में खुद को बेगुनाह बोला, जिसके बाद ट्रायल शुरू होता है। 25 लोग इसके खिलाफ गवाही देते हैं। इसमें वीना के फैमिली के लोग, आस पड़ोस के लोग, रोशन, प्रभु जी और भी कई सारे लोग थे। 1 अप्रैल 2023 को ये सारे चार्जेस में दोषी पाया गया। 6 अप्रैल 2023 को सेशन कोर्ट इसको कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुनाती है, जो कि उम्र कैद से भी बड़ा होता है। फिर एक केस झारखंड हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ। 28 अप्रैल 2025 को यहाँ से भी फैसला आया। हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।